इस वीडियो में पढ़ेंगे विराम चिन्ह पंक्चुएशन। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। थर्ड वाले में हो जाएगा रोको मत जाने दो। तो उपयुक्त वाक्य में या उदाहरणों से पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है। जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द है। दूसरे वाक्य में रुको के बाद अल्प विराम लगने से रुकने के लिए कहा गया है, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगने से किसी और को ना रोक कर जाने के लिए कहा गया है। इस प्रकार विराम चिन्ह लगने से दूसरे और तीसरे वाक्य को पढ़ने में तथा अर्थ स्पष्ट करने में जितनी सुविधा होती है, उतनी पहले वाक्य में नहीं होती। अतएव विराम चिन्हों के विषय में पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। नाम और फिर चिन्ह। पहला है पूर्ण विराम या विराम, सेकेंड है अर्ध विराम, थर्ड है अल्प विराम, फोर्थ है प्रश्नवाचक चिन्ह, फिफ्थ है विस्मयबोधक चिन्ह, सिक्स है उद्धरण चिन्ह, सेवन है योजक, आठवां है निर्देशक या डैश, 9 है कोष्टक, 10 है हंस पद या त्रुटिबोधक, 11 है रेखांकन, 12 है लघव चिन्ह लाघव, 13 है लोप चिन्ह। नोट: फुल स्टॉप को छोड़कर शेष विराम चिन्ह वही लिए गए हैं जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं। पूर्ण विराम के लिए बिंदु की जगह खड़ी पाई को अपनाया गया है। फर्स्ट है पूर्ण विराम फुल स्टॉप। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। ये चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे राम स्कूल से आ रहा है, वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया, वह छत से गिर गया। बी दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरी पंक्ति के अंत में 2 पूर्ण विराम लगाने की प्रथा है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह राम सिंह आ रहा है, गठा हुआ बदन, मस्ती भरी चाल, हंसता चेहरा, दोस्तों के लिए मौन, शत्रुओं के लिए काल। सेकेंड है संध्या का समय, आकाश में लाली, वृक्षों पर पक्षियों का कलरव, सुनसान पथ। सेकेंड है अर्ध विराम सेमीकोलन, जहां अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर अर्ध विराम 2 उपवाक्यों को जोड़ता है जो थोड़े से असंबद्ध होते हैं एवं उन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। 2 या 2 से अधिक उपाधियों के बीच अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे MA, B.Ed, MA, PhD, MSc, DSc। थर्ड है अल्प विराम कॉमा, जहाँ पर अर्ध विराम की तुलना में कम देर रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग
किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्पविराम लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। जैसे रघु अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा। बी, हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, बस, अच्छा जैसे शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद जैसे हाँ लिख सकता हूँ, नहीं ये काम नहीं हो सकता है, अतः तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वस्तुतः वह पागल है, बस हो गया, रहने भी दो, अच्छा अब मैं चलता हूँ। वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए जैसे विज्ञान का पाठ्यक्रम बदल जाने से मैं समझता हूँ परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा। कभी कभी संबोधन सूचक शब्द के बाद अल्पविराम भी लगाया जाता है। जैसे रवि तुम इधर आओ। शब्द युग में अलगाव दिखाने के लिए जैसे पाप और पुण्य, सच और झूठ, कल और आज। पत्र में संबोधन के बाद जैसे पूज्य पिताजी, मान्यवर महोदय आदि। ध्यान रहे कि पत्र के अंत में भवदीय, आज्ञाकारी आदि के बाद अल्प विराम नहीं लगता। क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद भी अल्प विराम आता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने मायावी जगत के दुख को देखकर तब प्रारंभ किया, किंतु परंतु क्योंकि, इसलिए आदि समुच्चय बोधक शब्दों से पूर्व भी अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे आज मैं बहुत थका हूँ, इसीलिए विश्राम करना चाहता हूँ। मैंने बहुत परिश्रम किया परंतु फल कुछ भी नहीं मिला। तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा सन संवत के पहले अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। उद्धरण से पूर्व की के बदले में अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, की लगने पर नेताजी ने कहा कि दिल्ली चलो। अंकों को लिखते समय भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 60, 70, 100 आदि। जो भी नंबर लेना चाहें ले सकते हैं। एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भागो भागो आग लग गई, जहाँ यहाँ वह अब तब तो या आदि शब्द लुप्त हो। जैसे वह कब लौटेगा, कह नहीं सकता, यह लुप्त है। मैं जो कहता हूँ ध्यान लगाकर सुनो, तो वह लुप्त है। कहना था सो कह दिया, तुम जानो, अब लुप्त है। जब जाना ही है चले जाओ, तब लुप्त है। यदि तुम कल आओगे, मेरी किताब लेते आओगे, तो लुप्त है। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशंस। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ क्या रखा है। इस प्रश्नवाचक का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। जैसे क्या कहा, वह निष्ठावान है। पांचवा है विस्मयबोधिक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशंस। विस्मय या आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, आप यहाँ कैसे पधारे, हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। संबोधन सूचक शब्द के बाद जैसे मित्रों, अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ, साथियों, आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। यह अतिशयता को प्रकट करने के लिए कभी कभी 2-3 विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे वह मर गया, शोक, महाशोक। 6 है उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कामास। किसी और के वाक्य या शब्द को ज्यों का त्यों रखने में इसका दोहरे उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। पुस्तक, समाचार पत्र आदि का नाम, लेखक का उपनाम। वाक्य में किसी शब्द पर जोर देने के लिए तथा उद्धरण के भीतर उद्धरण देने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक अनुपम कृति है। लेखक ने कहा मैं जानता हूँ
कि पुस्तक की छपाई संतोषप्रद नहीं है, पर कल ही प्रकाशक महोदय कह रहे थे ऐसा प्रेस के लोगों ने जानबूझकर किया। 7वां है योजक चिन्ह हाइफन। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। समसामयिकी या सामयिकी पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे जय पराजय, लाभ हानि, दो, राष्ट्रभक्ति। तुलनावाचक सा सी से के पहले, जैसे चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान। एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच, जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा, रुपया पैसा। सार्थक निरर्थक शब्द युग्मों के बीच, जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम बाम, खाना बाना। 8 है निर्देशक चिन्ह डैश। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। संवादों को लिखने के लिए, रमेश तुम कहाँ रहते हो? मोहन मैं नेहरू नगर में रहता हूँ। कहना, लिखना, बोलना, बताना या बतलाना शब्दों के बाद, जैसे गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो। महेश ने लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। किसी प्रकार की सूची के पहले, जैसे सफल होने वाले छात्रों के नाम निम्नलिखित हैं: राजीव, रमेश, मोहन, श्याम, मुकेश। जहाँ किसी भी विचार को विभक्त कर बीच में उदाहरण दिए जाते हैं, वहाँ दोनों ओर इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे श्याम बाजार से कुछ सामान दाल सब्जी खरीदने गया। कोष्टक या ब्रैकेट्स कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती हैं, जैसे क्रिया के भेदों, सकारात्मक और आक्रामक के उदाहरण दीजिए। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे आपकी समर्थक शक्ति को मैं जानता हूँ। नाटक में अभिनय निर्देशों को कोष्टक में रखा जाता है, जैसे मेघनाथ कुछ आगे बढ़कर या लक्ष्मण आदि समर्थक हैं तो सामने आओ। सी विषय विभाग सूचक अंकों अथवा अक्षरों को प्रकट करने के लिए, जैसे संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। 10 है हंसपद या त्रुटिबोधक कैरेट। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंसपद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं, जैसे स्वतंत्रता हमारा, फिर यह हंसपद जन्म सिद्ध अधिकार है। 11 है रेखांकक चिन्ह अंडरलाइन। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य या रेखांकित कर दिया जाता है, जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। 12वां है लघव चिन्ह या साइन ऑफ एब्रिविएशंस। संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कृपउ तो कृपया पृष्ठ उलटिए, पानानी पटना नगर निगम। 13वां है 13 लोप चिन्ह मार्क ऑफ ओमिजन। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है, हम करेंगे या मरेंगे। गौड़ विराम चिन्ह नाम अपूर्ण विराम या उप विराम कॉलन चिन्ह दे रखे हैं। फिर उपयोग आगे लिखी जा रही बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने में, किसी व्यक्ति वस्तु आदि का परिचय देने में, पुस्तक या लेख के शीर्षक में, जन्म एवं मृत्यु तिथि में, साक्षात्कर्थन में आदि। पुनरुक्ति सूचक मार्क ऑफ रिपीटिशंस शब्द या वाक्य की अनुरुक्ति बचाने में। विवरण चिन्ह कॉलन या डैश वाक्य के निर्देश में किसी वस्तु के सविस्तरण वर्णन में चिन्ह का प्रयोग अब बहुत कम होता है। तारक चिन्ह स्टार या एस्टेरिक्स मार्क पाद या टिप्पणी के लिए। योग चिन्ह प्लस मार्क 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने में, संधि को दिखाने के लिए, शब्द की उत्पत्ति बताने में। तुलनात्मक सूचक चिन्ह या इक्विवेलेंट मार्क समानता सूचक या सूचित करने के लिए, संधि एवं समास को दिखाने के लिए। तिर्यक रेखा
ओब्लिक या स्लैश या अथवा के अर्थ में कविता की पंक्तियों को अलग अलग करने में गोली या ब्लट्स। मुख्य बातों या तत्वों को सारांश रूप में देने में समाप्तिक सूचक फिनिश मार्क। लेख या पुस्तक की समाप्ति का बोध कराने में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है।